ये हमारी पृथ्वी की एक ना नजर आने वाली शील्ड है जो हमें सन की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। पर हम इंसानों ने इस बेहद जरूरी शील्ड में 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा होल बना दिया है जो कि पूरे अंटार्कटिका को कवर करे हुए है। लेकिन इतना बड़ा होल आखिर बना कैसे, और अगर ओजोन लेयर पृथ्वी से हट गई तो इस धरती का क्या होगा? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं अगर ये लेयर ना हो तो सन की अल्ट्रावायलेट रेज सीधा प्लांट्स को खराब करेंगी, जिससे सारे पेड़ पौधे बर्बाद हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ना समुद्र में कोई मछली बचेगी और ना ही जमीन पर कोई जानवर, और मनुष्यों में इन रेज की वजह से स्किन कैंसर सारी सीमाएं पार कर देगा। रेडिएशन की वजह से सब कुछ खाने पीने के संसाधन खत्म हो जाएंगे। 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में 3 साइंटिस्टों ने अपनी 27 साल की रिपोर्ट पर गौर किया कि अंटार्कटिका के आसमान में कुछ गायब है। जब ये रिपोर्ट नासा के पास पहुंची तो नासा की सैटेलाइट टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से चेक किया गया तो ये पक्का हो गया कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर गायब है। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. सभी इस बात पर डर गए, और आखिर डरे भी क्यों ना, पृथ्वी की शील्ड धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि वो होल तेजी से बढ़ रहा था, और अगर कुछ ना किया गया तो पूरी तरह से ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। आखिर ओजोन लेयर से साइंटिस्ट इतना क्यों डर रहे थे? ये जमीन से 15 से 40 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की छठी लेयर में से दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है। इतने ऊपर होने के बाद भी इसमें ये होल क्यों बना, इसकी वजह कोई पता नहीं लगा पा रहा था। इसकी जांच करने जानी मानी साइंटिस्ट सुजन सोलेमन कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के साथ अंटार्कटिका पहुंची। बहुत जांच के बाद पता चला कि ये होल क्लोरीन की वजह से बना है, जो कि इंसान के द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकल रही थी। CFCs क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बनी गैस होती है। ये हालांकि जमीन पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, पर जैसे ही ये आसमान में पहुंचती है तो सन की वजह से इनमें से क्लोरीन अलग हो जाता है। और आपको पता है ओजोन लेयर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है। जब क्लोरीन इस मॉलिक्यूलर से टकराती है तो एक ऑक्सीजन एटम को अलग कर देती है, जिससे ओजोन लेयर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाता है। फिर किसी दूसरे क्लोरीन से टकराने पर ऑक्सीजन एटम फिर से अलग हो जाता है, और यही चेन रिएक्शन बन जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूलर को खत्म कर देता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्लोरीन आई कहां से? चलिए जानते हैं। 1920 का दशक ये एक ऐसा वक्त था जब रेफ्रिजरेटर्स का आविष्कार नहीं हुआ था। तब लोग आइस ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे एक लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता था, जिससे खाने पीने का सामान खराब ना हो। पर बर्फ के पिघलने से पानी पूरे कमरे में फैल जाता था। हम सभी को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो खाने को संभाले पर इस तरह कमरे में फैले ना। फिर आविष्कार हुआ रेफ्रिजरेटर्स का, जिसमें अमोनिया व सल्फर डाइऑक्साइड कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन खतरनाक बात यह थी कि इस केमिकल के लीक हो जाने पर इंसान की जान का खतरा था, और रेफ्रिजरेटर के चलने पर इसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती थी। हमें कोई ऐसा केमिकल चाहिए था जो इन सारी बातों से परे हो, लेकिन नेचर में ऐसा केमिकल मौजूद ही नहीं था। 1928 में अमेरिका के एक केमिस्ट थॉमस मैजली ने एक मैजिकल गैस तैयार की जिसका नाम था फ्रियॉन। ये गैस रेफ्रिजरेटर के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं था। थॉमस मैजली ने केमिस्ट सोसाइटी को पहली बार विश्वास दिलाने के लिए इस गैस को इनहेल भी किया था। दोस्तों, ये फ्रियॉन गैस कुछ और नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही थी, जिसे ये सभी रेवोल्यूशन समझ रहे थे। ये आसमान में जाकर ओजोन लेयर को खत्म करने वाली थी, लेकिन ये बात उस समय किसी को नहीं पता थी। इस गैस का इस्तेमाल अब हर चीज में होने लगा, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, फायर एक्सटेंशन, सेक्स स्प्रे, परफ्यूम और अस्थमा इनहेलर में भी सभी ने इसका कई सालों तक बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन फिर 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एटमॉस्फेरिकमिस्ट मारियो मोलिना और शेरवेल गोलैंड ने इस पर ध्यान दिया कि आखिर ये यूज CFCs कहाँ जाते हैं। मारियो ने इस पर रिसर्च की, और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो उन्हें पता चला कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खरबों की संख्या में आसमान में इकट्ठे हो रहे हैं और ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। वो दोनों इस बात से बहुत परेशान हुए क्योंकि अगर इसे ना रोका गया तो दुनिया का खत्म होना तय है। उन दोनों ने जून 1974 में इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और कोई ध्यान दे भी क्यों, वो किसी ना नजर आने वाली गैस के बारे में बात कर रहे थे जो कि किसी ओजोन लेयर को, जो कि दिखाई ही नहीं देती, उसे खत्म कर रही थी।
उस वक्त इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, पर उन दोनों ने हार न मानते हुए लोगों को बताते रहे कि इस गैस को बैन करना क्यों जरूरी है। जब ये इशू कंट्री का पॉलिटिकल इशू बन गया तो कई CFCs बनाने वाली कंपनीज ने ये कहा कि हम गैस नहीं बनाएंगे, लेकिन ये गैस बनना बंद कब होगी ये डिसाइड नहीं किया गया और ये लगातार बनती रही, क्योंकि अब ये तो सभी जानते थे कि इस गैस की वजह से ओजोन लेयर खत्म हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ओजोन लेयर में इतना बड़ा होल पहले ही बन चुका है। इस होल के बारे में जोनाथन शैंकलिन की रिसर्च से 1985 में पहली बार पता चला। तब दुनिया ने इसे सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि सभी काफी समय खराब कर चुके थे। We are here today because we recognize that urgent action is necessary. 16 सितंबर 1987 में मोर देन 30 कंट्रीज ने 12 साल में 50% से कम CFCs इस्तेमाल करने का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बॉन्ड साइन किया। 2 हफ्तों के बाद नासा ने ओजोन लेयर का डेटा भेजा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। पर एक खबर तो अच्छी है कि 1987 से आज तक का डेटा देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और ओजोन होल ने भी अब बढ़ना बंद कर दिया है और धीरे धीरे होल ठीक भी हो रहा है। 2011 में इसका क्षेत्रफल काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन फिर से ये बढ़ने लगा। आगे क्या होगा ये तो हमें समय के साथ पता चलेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल एक होल नहीं है। यहाँ कम ओजोन मॉलिक्यूलर होने की वजह से यहाँ लेयर बहुत ज्यादा पतली है, इसीलिए तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ओजोन होल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सैटेलाइट से देखे जाने पर यह कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये काफी अजीब बात है कि CFCs पूरी दुनिया से रिलीज हो रही थी, लेकिन ये होल अंटार्कटिका में ही जाकर क्यों बना, जहां कोई रहता भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।